So friends, starting with chapter number 4, moving charges and magnetism. In previous lecture, we had taken some basics of magnetism and we studied there that what we are going to study in this chapter is magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current. In this, what we are studying is electric current passing through a wire, यानी कि electricity produces magnetism. It produces a magnetic field around it. Okay, so electric current passing through wire produces magnetism, यानी electricity produces magnetism. ये चैप्टर नंबर 4 में पढ़ रहे हैं. एंड रिवर्स विल बी स्टडी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 6 में. यहाँ पे कहानी शुरू होगी ऑयस्टेड के ऑब्जर्वेशन से एंड फिर यहाँ पे शुरू होगी फैराडे के ऑब्जर्वेशन से. You have some basic idea about these two observations. Somewhere in 10th standard you have studied about it. But यहाँ पे हम लोग और डिटेल में जा रहे हैं. कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसलिए दोनों को कंबाइन करके एक नया ब्रांच बनाया, दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. दिस ब्रांच इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडीज म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ये पार्ट स्टडी करता है. इट डज नॉट स्टडी इलेक्ट्रिसिटी नॉर इट स्टडीज मैग्नेटिज्म. इट नाइदर स्टडीज इलेक्ट्रिसिटी नॉर मैग्नेटिज्म. ना इलेक्ट्रिसिटी स्टडी करें ना मैग्नेटिज्म, वो तो ऑलरेडी ब्रांच हो गए. मैग्नेटिज्म के लिए ब्रांच चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं. तो फिर ये क्या स्टडी करता है, दोनों का म्यूचुअल कन्वर्जन. एंड इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन, जो ट्रीटमेंट हम करेंगे मैथमेटिकल, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. So this chapter is mainly pertaining to electrodynamics, and this electrodynamics has widespread applications. One of them is aviation sector. So ये सारी चीज हमको यहाँ पे पढ़नी है, बराबर है. तो ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को. स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले ऑयस्टेड के ऑब्जर्वेशन से. In 1819, a school science teacher named Ørsted in Denmark. He was a school science teacher in Denmark. He observed one thing. ना स्कूल में प्रैक्टिकल्स करा था, बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स करा था, तब उसने कुछ ऑब्जर्व किया कि इफ वी टेक अ करंट कैरिंग वायर, अ वायर इज देयर, he took a wire connected to some battery and he was demonstrating some experiments with this wire. He kept a key here to make current on off. बराबर है. शायद उसने यहाँ पे बल्ब लगाया होगा, बच्चों को बताना होगा कि करंट पास होगा तो बल्ब जलेगा एंड सो ऑन. ही वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू करंट. एंड उस टाइम पे लकीली एक मैग्नेटिक कंपास यहाँ पड़ा था, मैग्नेटिक नीडल, जिसकी नीडल पैरेलल थी वायर को, ये पड़ा था. Now he was demonstrating the experiment and at that time what he did is he kept key open. यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, कभी सर्किट ब्रोकन है इसलिए. And this needle was found to be parallel to the wire. Then he made the key on. key यहाँ पे टच करा दिया, key on कर दिया. key on किया तो current started flowing in the circuit. अब करंट अगर सर्किट में फ्लो होता है, बराबर है, उससे तो वो तो उनके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर he noted that ये जो नीडल थी वो परपेंडिकुलर हो गई. He noted that the needle became perpendicular. He released the key and the needle again become parallel. यानी कि when the key was open, needle was parallel to the wire. As the key was closed, needle become perpendicular. फिर रिलीज किया, फिर पैरेलल हो गई, फिर प्रेस किया, फिर यानी की ऑफ किया तो पैरेलल था वायर को मैग्नेटिक नीडल. As he made the key on, मैग्नेटिक नीडल परपेंडिकुलर हो गया. अब की ऑन ऑफ करने से यहाँ नीडल डिफ्लेक्ट होता है. मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स ओनली व्हेन there is presence of some magnetic field. Magnetic needle का deflection shows that some magnetic field is present. यहाँ पे आ रहा है magnetic needle deflect हुआ, मतलब कोई magnetic field आया. and key का on off क्या बताता है, electric current through wire. यानी क्या हुआ, क्या when current passes through wire, magnetic needle is deflected, यानी कि magnetic field is produced. यानी अगर कनेक्ट करें तो electric current passing through the wire produces a magnetic field and which has deflected this magnetic needle. मतलब क्या कंक्लूड किया इसमें से उन्होंने, द कंक्लूजन ही गेव वाज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू वायर ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. व्हेनेवर देयर इज सम करंट पासिंग थ्रू वायर ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट. यानी उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. ये उन्होंने कंक्लूड करके रख दिया ना. ही वाज अ सिंपल स्कूल टीचर. अब ये एक पायनियर डिस्कवरी हो गई, क्योंकि इससे पहले किसी ने इस बात को नोट नहीं किया था.
होता होगा शायद, पर किसी ने नोट नहीं किया था. He put this concept in wording, but as he was not a scientist or didn't know the technical wordings to be presented, तो उसे उनके एक दोस्त अरागो ने 1820 में उनको हेल्प किया to put this finding in proper words and presented it in front of French Academy of Physicists, where this discovery of Oersted was accepted. यानी कि Oersted ने जो डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, इट बिकेम अ पायनियर डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. क्योंकि इससे पहले घटनाएं काफ़ी होती थी, मैनी फिनोमेना डिड अकर, जिसमें कुछ अजीब बातें होती थी विच दे कुड नॉट, द साइंटिस्ट वर नॉट एबल टू डिसिफर. आफ्टर दिस Oersted's observation, it came into light that whenever electric current passes through wire, always a magnetic field is produced. Whenever current passes through wire, always a magnetic field is produced. हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता ही. एंड ये पायनियर डिस्कवरी Oersted के नाम पे गया. एंड यहाँ से दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. एंड यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी शुरू हुई. इससे जब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी शुरू करते हैं, हमेशा पहले Oersted को याद किया जाता है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डेमोन्स्ट्रेट इट. Arago was a physicist who helped him to put this finding in proper wordings in front of French Academy so that they validated, and thus it became a very crucial discovery in field of electromagnetism. उससे पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं था, but no one knew it. ये कैसा हो गया? जैसे ग्रेविटेशन में एप्पल गिरा, न्यूटन के सर पे ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो क्या उससे पहले कभी एप्पल नहीं गिरे थे? क्या किसी के सिर पे कुछ लगा नहीं था, ऐसे ऊपर से गिर के आया हो? नहीं हुआ होगा, पर no one thought about it. Newton thought and he got the discovery. He introduced the concept of gravitation. वैसे यहाँ पे भी Oersted ने ऑब्जर्व किया and he introduced the concept of electromagnetism. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड या Oersted की डिस्कवरी, पर कितना मैग्नेटिक फील्ड Oersted was not able to do it because he was not basically a scientist. He was just a school teacher. तो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उसके लिए दो साइंटिस्ट नेम बायो एंड सावर्ट did some work and they came up with a law which came to be known as Biot-Savart's law. This Biot-Savart's law gives the magnetic field intensity produced due to current carrying wire. Biot-Savart's law gives how much is the magnetic field generated और magnetic field intensity का फॉर्मूला क्या है उन्होंने ढूंढ के बताया in support to Oersted. तो next we are going to see Biot-Savart's law. After the pioneer discovery of electromagnetism by Oersted, he demonstrated that whenever electric current passes through wire, always a magnetic field is produced. Biot-Savart came up with a formula for this magnetic field produced. अब ये करंट कैरिंग वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, वो उसका फॉर्मूला उन्होंने दिया. नाउ बिफोर गोइंग टू द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन टर्म, दैट्स इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट. इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट एक्चुअली क्या है? तो सपोज देयर इज अ करंट कैरिंग वायर, ये वायर है कैरिंग करंट. वी वांट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस वायर एट अ पॉइंट पी हियर. ये पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए. अब ये पी पॉइंट के लिए देखो तो वायर का ये पोर्शन का डिस्टेंस इतना है, वायर का ये पोर्शन का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा, ये पोर्शन का डिस्टेंस कुछ ज़्यादा. यहाँ पे करंट का डायरेक्शन लाइक दिस, यहाँ पे लाइक दिस, यहाँ पे लाइक दिस, यानी हर जगह पे डिस्टेंस भी अलग है. वी नो दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस. ये तो वैसे ही केस हो गया. सेकेंडली डायरेक्शन ऑफ करंट माइट बी अफेक्टिंग, इसलिए ये पूरा वायर एक साथ स्टडी करना मुश्किल था. we have to find magnetic field intensity at point P due to the entire wire. तो वो थोड़ा तकलीफ वाला था, इसलिए क्या किया, it was assumed that entire wire is made of very small elements. ये छोटे छोटे एलिमेंट ले लिए पूरे वायर के, किसी एक एलिमेंट को पकड़ लो. This element is carrying a current I and has a length dl. ये करंट है, carrying current I. This small element is carrying current I and has a length L dl. This small part is called electric current element. It is denoted by IDL bar. It's a quantity. ये quantity है I into dl. It's a vector quantity obtained by multiplying current passing through a small element and length of that small element. Current passing through small element and length of small element दोनों का मल्टीप्लाई करके ये जो वेक्टर क्वांटिटी तैयार हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट. बराबर है. अब तुम बोलोगे ये दोनों कंबाइंड क्वांटिटी, तो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया I and dl. हाँ तो बराबर है, दोनों मल्टीप्लाई किया, पर ये पूरी एक ही क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट. ओके, तो फिर पूरे पे बार क्यों नहीं?
क्योंकि उस टाइम पे जब इसकी डिस्कवरी हुई तब प्रिंटिंग में पूरा बार नहीं आ सकता था, इसलिए इस पे ही बनाया गया, एक पे ही बनाया हुआ है एंड वो लेंथ पे रख दिया। इसमें देयर इज नो नथिंग इन इट कि भाई वाई लेंथ पे ही, बस उस टाइम पे लिमिटेशन थी प्रिंटिंग की, इसलिए उसे ऐसे बनाया गया एंड तब से चले आ रहा है। इट्स अ ट्रेडिशन टू राइट इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट इन दिस मैनर, आइडियल बार। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट? The vector quantity obtained by multiplying current passing through a small part of the wire, small element of the wire, multiplying current and the length of that small element, we get a vector quantity. Now this is basically a vector quantity. अगर ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? तो I इंटू डी एल, करंट इंटू लेंथ, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसका यूनिट आएगा, क्या आएगा? करंट का एम्पियर, लेंथ का मीटर। डायमेंशनल इक्वेशन देखो तो m0, लेंथ का L1, T0, एम्पियर का A1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया एलिमेंट का। वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो इसका डायरेक्शन कौन सा? अलोंग करंट I, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट का डायरेक्शन शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट एलिमेंट। इससे ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको मैं जूम करके बताऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये छोटा सा पार्ट है कैरिंग करंट I एंड लेंथ dl, ये लेंथ इसका dl है, so that is a current element। उसके बाद ये इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। नो, क्यों है करंट? why the concept of electric current element? The reason is when you are not able to eat the entire loaf, cut it into pieces, study each and every piece। तो हमको एक पार्ट को स्टडी करें, इट्स सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी हमने पूरे को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते एट पॉइंट पी, इस एक छोटे एलिमेंट को लिया, उसके कारण फाइंड करते हैं, फिर इंटीग्रेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो पूरे वायर के कारण यहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा मिल सकता है, हर एक छोटे छोटे पार्ट का गिन के टोटल मार दो, वही अपना पुराना कॉन्सेप्ट, पूरे पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया, एक को स्टडी किया, फिर इंटीग्रेट कर दो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। 11 में जो हमने सीखा था कॉन्सेप्ट, बराबर है। तो यहाँ पे करंट एलिमेंट डिफाइन किया, इट्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर जस्ट टू फाइंड द मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। अब बायो-सावर्ट ने इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे कितना मैग्नीफिकेंट आता है उसका फॉर्मूला दिया, बराबर है। उन्होंने क्या बोला? मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नीफिकेंट एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, तो छोटे से एलिमेंट के कारण छोटा सा मैग्नीफिकेंट। अगर पूरा वायर होता तो बी बोलते, पर छोटा सा एलिमेंट है डी भी बोल दिया। स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी भी स्मॉल आएगी, एंड दिस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? एक तो करंट I, जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी ज्यादा। दूसरा डिपेंड्स ऑन लेंथ dl, जितना लेंथ ज्यादा एलिमेंट को उतना मैग्नीफिकेंट ज्यादा। तीसरा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है इनवर्स से, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी कम। तीनों को मिला के क्या बोलेंगे? dB प्रोपोर्शनल टू I dl अपॉन r स्क्वायर, बराबर है। प्रोपोर्शनल हटाई, कांस्टेंट लगाया एंड ये क्या बना? μ0 अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट यूज किया, I dl बार क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। तुम बोलोगे r कैप क्यों लगाया? डायरेक्शन देना है ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन देने के लिए खास दिया गया है, बराबर। ये वेक्टर फॉर्म में आ गया फॉर्मूला। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हाट बायो-सावर्ट गिव, मैग्नीफिकेंट इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, सॉरी r स्क्वायर। तो dB इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई I dl बार क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला गिवन बाय बायो-सावर्ट regarding the magnetic intensity at point P due to a small current element, एक करंट एलिमेंट के कारण। अब ऐसे हर एक एलिमेंट के कारण लेंगे तो क्या आएगा? पूरे वायर के कारण at point P what will be? B bar will be equal to integration dB bar and that's equal to integration μ0 upon 4 pi I dl bar cross r cap upon r square। ओके, इंटीग्रेशन करते बस पूरे वायर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक लीनियर लाइन इंटीग्रल हो गया, तो है ना, लाइन इंटीग्रल होगा, इंटीग्रेशन dl इसकी, गॉट इट। अब इसको एक स्टेप आगे ले गए तो वी नो दैट r कैप इज यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज r बार अपॉन r, इसको लिख सकते हैं μ0 अपॉन 4 पाई I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। क्या क्या r कैप को लिखा हमने r बार अपॉन r, एक आर बढ़ गया नीचे, r स्क्वायर के बदले r क्यूब हो गया। तो यहाँ पे वैसे ही ले सकते हैं μ0 अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन I dl बार क्रॉस r बार अपॉन r क्यूब। नाउ व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ द वायर, μ0 अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट बाहर आ गया है, I करंट भी सब में सेम होगा सारे एलिमेंट में, इसको भी बाहर ले लो,
तो यू कैन डू इंटीग्रेशन दिस आल्सो। ओके, ये तो मेथड है हाउ टू यूज बायो-सावर्ट्स लॉ। अब इसका डायरेक्शन कौन सा मैग्नेटिक फील्ड का, तो डीबी बार के डायरेक्शन कौन सा, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, ये तो हमने वैल्यू के लिए फॉर्मूला देखा ना, अभी डायरेक्शन के लिए तो आइडियल बार क्रॉस आर कैप, यानी डायरेक्शन कौन सा, आइडियल बार क्रॉस। अच्छा, पहले इसमें पात्र परिचय ले लेते हैं। डीबी बार यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट। म्यू जीरो इज अ कांस्टेंट जिसको बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, एंड इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। सर 4 पाई तो नीचे नहीं, म्यू जीरो का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वैक्यूम के लिए। इसका यूनिट क्या आएगा, तो म्यू जीरो का यूनिट चाहिए, तो डीबी का यूनिट इंटू आर स्क्वायर अपॉन आइडियल। डीबी का यूनिट तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला इंटू आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन आइडियल एम्पियर मीटर। 1 मीटर गया तो इसका हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, यूनिट ऑफ दिस परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ना ये परमिएबिलिटी क्या चीज है, तो याद करो ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था एप्सिलॉन जीरो नाम का, some sort of thing we saw in the very first chapter epsilon zero, and that was permittivity of vacuum, permittivity of vacuum। अब वैक्यूम क्यों, क्योंकि ये जीरो है ना वैक्यूम, तो यहाँ पे भी जीरो है, वैक्यूम की बात है। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी सिमिलर वर्ड है, याद है परमिटिविटी क्या देता था, इसका वैल्यू याद कर लेते चलो, 8.9 इंटू 10⁻⁻12, 8वीं 9वीं 10वीं का क्या है 12वीं पे जा रहे हैं, ये इसका वैल्यू था। What was permittivity at that time? Hope you remember it. Very first chapter. Permittivity is a property of the given medium to allow electric field through it. To allow electric field through it. That is a property, permittivity. Same to same, it's a property of the medium to allow magnetic field. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करने के लिए परमिटिविटी वर्ड यूज किया है, वैसे मीडियम की प्रॉपर्टी जो बताते हो कितना मैग्नेटिक फील्ड अलाउ करेगा, दैट्स कॉल्ड परमिएबिलिटी। दोनों ऑलमोस्ट सेम है। परमिटिविटी कितना परमिट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, परमिएबिलिटी एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड, एबिलिटी टू परमिट मैग्नेटिक फील्ड। सिंबल भी देखो एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ही लिखते हैं तो यार एप्सिलॉन ई जैसा दिखता है, मैग्नेटिक फील्ड एम से लिखेंगे तो एम म्यू जैसा दिखता है, बराबर। सिंबल भी मीनिंगफुल लिया हुआ है, एप्सिलॉन ई जैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, म्यू जीरो एम जैसा है, तो परमिटिव मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैग्नेटिक परमिटिविटी बोलो या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलो। परमिएबिलिटी मींस मैग्नेटिक फील्ड के लिए, परमिटिविटी मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये हो गया कांस्टेंट म्यू जीरो। फिर आर बार, आर कैप क्या है, इट्स यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन आर बार। आर बार कौन सा, तो सपोज हम इस एलिमेंट की बात करें, दिस और एलिमेंट आइडियल बार, ये एलिमेंट है, तो उसके टेल से पी पे वेक्टर बनाओ, तो वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू गिवन एलिमेंट। ये आर बार क्या बताएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू दिस करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट के टेल से वेक्टर ड्रॉ किया पॉइंट पी पे, दैट शोज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, एंड इसकी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर यानी आर है, एंड इसका डिस्टेंस आर, बराबर। उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी आर, और आर के वैल्यू यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, तो ये वेक्टर आर बार अपॉन आर क्यूब। ओके, तो ये हो गया क्लियर। अब इसका डायरेक्शन चाहिए तो क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट याद है ना, पहले हमने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय बोथ द वेक्टर्स, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सेकेंडली यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल, बराबर है। अब यहाँ पे देखो तो आइडियल बार एक वेक्टर ये रहा, आर बार दूसरा वेक्टर ये रहा, दोनों से बनते हुए प्लेन यानी प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कैसे, राइट हैंड स्क्रू। तो यहाँ पे देखे तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर स्क्रू घुमाया, कैसा घुमा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो आगे जाएगा, या नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड टुवर्ड्स द इनसाइड। राइट हैंड थंब से देखो तो यूं हुआ ना, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की तरफ, तो थंब अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट पी इज परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अब सारे एलिमेंट प्लेन ऑफ बोर्ड में, तो हर एक के लिए सेम सिचुएशन होगा कि मैग्नेटिक इनफिनिटेसिमल परपेंडिकुलरली इनवर्ड, तो टोटल वी बार भी इस पर्टिकुलर केस में विल बी परपेंडिकुलरली इनवर्ड। यानी कैसे ढूंढने का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई बार आइडियल बार एंड आर बार, क्रॉस प्रोडक्ट आइडियल बार एंड आर बार, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एंटायर करंट एलिमेंट। फिर से एक बार,
करंट एलिमेंट का कॉन्सेप्ट लिया, बायो सावर्ट का लॉ लिया, उसके ऊपर बनता हुआ फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड की बात करें तो dB विल बी इक्वल टू म्यू 0/4 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है AB sin थीटा, तो IDL R sin थीटा अपॉन R क्यूब, एक R चला गया तो स्क्वायर रह गया, बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा R² IDL sin थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया एट पॉइंट P वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, ये जो एंगल बना है ना IDL बार एंड R बार के बीच का एंगल, ये एंगल थीटा है। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया इसका, एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर फॉर्म बाय बोथ द वेक्टर्स, एंड राइट हैंड स्क्रू घुमाओगे उसके हिसाब से देखो तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है P पॉइंट पे डायरेक्शन। ओके, तो ये हो गया बायो सावर्ट्स लॉ, using which we are able to find the magnetic intensity at a point due to current carrying wire. So what we studied till now, Oersted ने observe किया कि whenever current pass through wire always a magnetic field is produced, Oersted ने observe कर लिया। फिर बायो सावर्ट ने लॉ दिया, बायो सावर्ट, खास ध्यान रखें ये टी साइलेंट है, उसे बोलने का नहीं, तो इट्स बायो सावर्ट, बायो सावर्ट ने लॉ दिया, जो लॉ क्या बोलता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देता है ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट म्यू 0/4 IDL बार क्रॉस R कैप अपॉन R², वेयर dB बार क्या है, तो ये करंट कैरिंग वायर, लेट्स से कैरिंग करंट आई, ये पॉइंट पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, सपोज एक छोटा एलिमेंट कंसीडर किया IDL बार, छोटे एलिमेंट के कारण P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, दैट्स व्हाट dB बार गिव्स। फिर म्यू 0 क्या है, म्यू 0 इज परमिटिव वैक्यूम, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम वैल्यू 10⁴ into 10⁻⁻7 यूनिट टेस्ला मीटर अपॉन एम्पीयर। ओके, फिर 4π का कांस्टेंट है IDL बार इज द करंट एलिमेंट, R कैप यानी क्या, इट्स यूनिट वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ R बार, ये R बार हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P with respect to current element, position vector of point P with respect to current element R बार, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया अपॉन R² R यानी क्या है मैग्नेट ऑफ दिस R बार, हियर R कैप इज a unit vector along R bar and R is magnet of R bar, बराबर है। अब R कैप कैन बी रिटन एज R बार अपॉन मॉड R बार, यानी कि R बार अपॉन R रख दे यहाँ पे, तो dB बार नाउ बिकम्स म्यू 0/4 IDL बार क्रॉस R बार, R कैप की जगह अपॉन R जो आएगा नीचे चला जाएगा, R² के साथ R क्यूब हो जाएगा। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट बायो सावर्ट के लॉ के मुताबिक। ओके, ये लॉ छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देता है, जिसका मैग्नीट्यूड कैन बी गिवन एज dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 IDL इंटू R, AB sin थीटा ना, क्रॉस प्रोडक्ट करना इंटू R sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू, ये एंगल थीटा हो गया अपॉन R क्यूब, तो R क्यूब में से एक R उड़ गया, तो ये हो जाएगा म्यू 0/4 IDL अपॉन R² sin थीटा, ये मैग्नेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट उसका। ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या आएगा, तो डायरेक्शन के लिए तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इन डायरेक्शन पकड़ने में प्लेन फॉर्म है IDL बार एंड R बार, IDL बार एंड R बार, IDL बार ये हो गया, R बार ये हो गया, दोनों से बनता हुआ प्लेन है, प्रेजेंट केस में प्लेन ऑफ बोर्ड उसके परपेंडिकुलर यानी P पॉइंट पे यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल परपेंडिकुलर इनवर्ड, तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट, परपेंडिकुलर इनवर्ड है फिलहाल, तो यहाँ पे अगेन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय IDL बार एंड R बार using right hand screw, depend on the situation जो भी हो। ओके, तो ये हो गया बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ क्या है, इट्स अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, प्रोड्यूस होता है कितना, बायो सावर्ट ने दिया। अब ये एक अप्रोच हो गया फाइंड करने का, देयर इज वन मोर अप्रोच ऑफ फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे, एक और अप्रोच है, तो वो भी हमें स्टडी करना है।
ना यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ की बात की हमने, ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 shows that बायो सावर्ट लॉ इज सिमिलर टू दैट ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ आपको याद होगा, इट वाज फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को लिखते थे हम लोग, याद होगा तो 1 अपॉन 4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन, उसके जैसा ही है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, 4π नीचे प्रेजेंट है, म्यू 0 के बदले एप्सिलॉन 0 आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड की बात है। ओके, सो बोथ द लॉज आर सिमिलर। सिमिलरिटी के कुछ पॉइंट दिए हुए आपको क्वेश्चन नंबर 3 में, जस्ट गो थ्रू दैट, दे आर वेरी सिंपल वंस। फिर हम लोग सीधा चलते हैं another approach to obtain magnetic field intensity due to current carrying wire, and that approach is called Ampere's circuital law। अगर नोट्स में देखेंगे ये आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 पे, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने भी एक और मेथड दिया टू ऑब्टेन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। उन्होंने क्या बोला कि कंसीडर अ स्मॉल लूप, सपोज ये वायर कैरिंग करंट, एक वायर यूं है, दूसरे वायर में करंट सपोज यूं जा रहा है, किसी और वायर में करंट यूं जा रहा है, कोई एक वायर ऐसा है जिसमें करंट यूं जा रहा है, कोई एक वायर ऐसा है जिसमें करंट यूं जा रहा है, देयर इज अ क्लोज लूप surrounding these wires. Let's say current passing I1, I2, या I3, I4, I5, ये 5 वायर कैरिंग करंट। Now there will be some magnetic field produced, तो हमें फाइंड करना है ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए हमको ड्यू टू दिस। तो उसके लिए जो फॉर्मूला एम्पियर सर्किट एम्पियर ने दिया हुआ है इन फॉर्म ऑफ सर्किट लॉ, ही सेड दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ B बार इन इंटीग्रेशन BDM, लाइन इंटीग्रल B बार ओवर द लूप, म्यू 0 कांस्टेंट, फिर सिग्मा I करंट का टोटल लेने का। कौन से करंट, यहाँ पे ये करंट खास ध्यान रखें, इट इज अ करंट एनक्लोज्ड विद इन द लूप, एनक्लोज्ड विद इन द लूप। बोले तो लूप के अंदर जो एनक्लोज किया उसकी बात करें, लूप के अंदर कितना एनक्लोज किया उसकी बात करें तो 1 2 3 वायर अंदर है, बाकी 2 बाहर है, यानी I1 and I5 outside the loop will not be considered, I2 I3 I4 within the loop will be considered, यानी समेशन में I2 I3 and I4 ही रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, किसी एक को पॉजिटिव लेने दूसरे को नेगेटिव, किसको पॉजिटिव लेने का, तो फिर राइट हैंड थंब रूल, फिंगर्स को रखो डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट्स के डायरेक्शन में फिंगर को रखो, थंब जो डायरेक्शन दे वो पॉजिटिव, रिवर्स डायरेक्शन नेगेटिव। तो इधर करंट का किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, यानी करंट का साइन कन्वेंशन इज फिक्स्ड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल जा रहे हैं ना, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन भी ठीक नेगेटिव, यानी जब समेशन लेंगे तो क्या आएगा, म्यू 0 I1 नॉट अलाउड क्योंकि आउटसाइड द लूप है, I2 अपवर्ड है पॉजिटिव, I3 डाउनवर्ड है नेगेटिव माइनस I3, I4 अपवर्ड है प्लस I4, I5 आउटसाइड है नेगेटिव। अब ये फॉर्मूला इक्वेट करो एंड B को ऑब्टेन कर लो, ओके, एंड B को ऑब्टेन कर लो। इट इज सिमिलर टू गॉसेस थ्योरम, याद होगा, इट इज सिमिलर टू गॉसेस थ्योरम। गॉस थ्योरम में क्या था, एनक्लोज विद इन द लूप, गॉसियन लूप, गॉसियन क्लोज सर्फेस, गॉसियन सर्फेस के अंदर जो भी चार्ज है उसको कंसीडर करने का, या गॉसियन ये लूप के अंदर कोई भी वायर हो उनको कंसीडर करने का, बाकी करंट्स को कंसीडर नहीं करने का। सो दिस बिकम्स एन अल्टरनेट अप्रोच टू फाइंड द B। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढते थे, याद हो तो गॉसेस लॉ में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ ऑयस्टेड ने तो बता दिया कि करंट कैरिंग वायर ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड,
ऑयस्टेड ने बताया करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा? एक अप्रोच बायो-सावर्ट लॉ का लॉ से, दूसरा अप्रोच एम्पियर सर्किट लॉ से। दो डिफरेंट अप्रोच है टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, दो डिफरेंट अप्रोच टू ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक तो एम्पियर का यूजिंग दिस फार्मूला, छोटे एलिमेंट के लिए फाइंड करो फिर इंटीग्रेट कर दो। दूसरा एम्पियर सर्किट फार्मूला, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन है। ओके, सो ये दो अप्रोच हो गए टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टेक 4 डिफरेंट केसेस। ओके, तो विल बी टेकिंग 4 डिफरेंट केसेस। पहला केस हम जो ले रहे हैं वो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर और स्ट्रेट वायर के केस में। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर सपोज ये स्ट्रेट वायर है, कैरिंग सम करंट आई, इसके करंट किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आता है वो फॉर्मूला लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग लेंगे थिक कंडक्टर ऑल्सो। अगर स्ट्रेट वायर ना हो और उसके लिए थिक कंडक्टर हो तो उसके कारण आउटसाइड और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना वो फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस करंट कैरिंग थिक कंडक्टर। दोनों सेम आ जाएगा साथ में। सेकेंड केस हमें जो स्टडी करना है वो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यानी सपोज एक सर्कुलर लूप इज कैरिंग सम करंट आई, तो इसकी एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला चाहिए ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप, ये हमें लेना है। थर्ड केस हम लेंगे रिगार्डिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड इज अ कॉइल ऑफ वायर समथिंग लाइक अ स्प्रिंग, ज्यादा डिटेल बाद में लेते हैं। उसकी एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। चौथा हम केस लेंगे टॉरॉइड का। टॉरॉइड इज नथिंग बट अ सॉलिड केप्ट इन अ सर्कुलर फॉर्म यानी सर्कुलर लूप लाइक दिस ऑफ द कॉइल। इसके अंदर करंट पास हो रहा हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा ऑन द एक्सिस ऑफ दिस टॉरॉइड, वो हमें स्टडी करना है। ये 4 केस लेंगे, हर एक केस में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो हम लोग खाली सेकंड केस है वो बायो-सावर्ट्स लॉ से लेंगे, अप्रोच हम बायो-सावर्ट्स लॉ वाला लेंगे, बाकी सारे केस एम्पियर सर्किट लॉ से लेंगे। ओके, एम्पियर सर्किट लॉ इज लेस मैथमेटिकल while बायो-सावर्ट्स लॉ इज मोर मैथमेटिकल, डिटेल मैथमेटिकल डेरिवेशन is the okay।